बंधुओं, स्वामी प्रणवानंद सरस्वती भारतीय साहित्य न्यास के लघु किंतु गरिमामय इस सारस्वत आयोजन में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। जैसा कि विदित है, इसके नाम से ही स्पष्ट है, साहित्य न्यास। साहित्यिक गतिविधियों पर केंद्रित यह न्यास और इसके आयोजन की एक श्रृंखला निरंतर चलती रहती है, किंतु अभी बीच में कुछ अवधि ऐसी व्यतीत हुई जिसे न केवल न्यास ने अपितु समस्त देश के गणमान्य नागरिकों ने, संस्थाओं ने, बल्कि समूचे विश्व ने ही उसका अनुभव किया। खैर, यह तो काल और महाकाल की अविरल श्रृंखला है जो निरंतर चलती रहती है, उस पर किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता है। तथापि न्यास अब कुछ सक्रिय होने का प्रयास कर रहा है। न्यास की एक लंबी परंपरा है। आदरणीय हमारे अध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र दीपक जी हैं। मैं रघुवीर गोस्वामी के नाम से इस न्यास का सचिव के रूप में दायित्व निर्वहन कर रहा हूं। हमारे सम्माननीय न्यासीगण यहाँ उपस्थित हैं। आदरणीय डॉक्टर प्रकाश जी बरतुनिया, श्री कमल जी प्रेमचंदानी, डॉक्टर प्रेम भारती जी कुछ स्वास्थ्यगत कारणों से उपस्थित नहीं हो सके हैं। डॉक्टर ईश्वर शरण विश्वकर्मा जी से प्रायः सुधीजन परिचित हैं, वो फिलहाल गोरखपुर में है। और श्रीमती स्वाति मानव जो महेंद्र मानव जी की पुत्र वधू हैं, वो इसकी सम्माननीय न्यासी है। आचार्य प्रभुदयाल अग्निहोत्री जी मेरे पूज्य श्रद्धेय गुरुवर, और श्री महेंद्र कुमार मानव जी, अम्बा प्रसाद श्रीवास्तव जी, आदरणीय डॉक्टर देवेंद्र दीपक जी के सद प्रयत्नों से इस न्यास का गठन हुआ और तदनुसार निरंतर कुछ न कुछ साहित्यिक आयोजन के प्रयास किए जा रहे हैं। आज उसी श्रृंखला में राष्ट्रीय भावना के प्रबल गायक, हम सबके प्रेरक श्रद्धेय डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा जी की कृति आकाश में शब्द। देखिए, हमारे यहाँ तर्कशास्त्रियों ने, अन्नम भट्ट हुए, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है, शब्द गुण कमाकाशम। आकाश का गुण है शब्दों को ग्रहण करना। तो ये जो नाम पहले पुष्पेंद्र जी की कृति का जब मुझे देखा तो मुझे उसी अन्नम भट्ट की याद आई, जिसने तर्क संग्रह नामक एक लघु ग्रंथ लिखा है संस्कृत का, हम विद्यार्थियों को पढ़ाते थे। तो ऐसे ही उनके शब्द हैं जो आकाश में समाये हुए हैं। उन शब्दों का प्रस्फुटन करने के लिए समय समय पर कुछ प्रेरणास्पद आयोजन का प्रयास सुधीजनों के द्वारा किया जाता है। उसी की श्रृंखला में यह आज का आयोजन है। ऐसे आदरणीय डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा जी की स्मृति गंध के रूप में, पुण्य स्मृति के रूप में उन्हें याद करते हुए यह कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। तो कार्यक्रम को गति प्रदान करने के लिए सर्वप्रथम मैं अनुरोध करना चाहूँगा, आज के हमारे मुख्य अतिथिगण सभी मुख्य हैं हमारे लिए, तथापि एक औपचारिक रूप से जो कुछ चयनित सुधीजन हैं, उनमें डॉक्टर खेम सिंह डेहरिया जी, कुलपति अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय, श्री राजेंद्र शर्मा जी,
प्रधान संपादक दैनिक स्वदेश भोपाल श्री लाजपत आहूजा जी, पूर्व प्रतिसम कुलपति माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल, डॉक्टर विनय राजाराम निदेशक सप्तवर्णी कला साहित्य सृजन शोधपीठ भोपाल तथा श्री राममोहन सिंह कुशवाहा जी जो वरिष्ठ पत्रकार एवं साहित्यकार हैं, इन सब के साथ मैं हमारे न्यास के अध्यक्ष श्रद्धेय डॉक्टर देवेंद्र दीपक जी से अनुरोध करता हूं वे समस्त अतिथियों के साथ आए और दीप प्रज्वलन कर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए कार्यक्रम को गति देने का निवेदन है। कमल जी सहयोग करेंगे उसमें साथ ही यहाँ पर उपस्थित हैं आदरणीय पुष्पेंद्र वर्मा जी के दामाद और उनकी सुपुत्री, उनसे भी अनुरोध है वे भी पुष्पांजलि में सम्मिलित होने का कष्ट करें। कर्मसाक्षी यावत् कर्म समाप्ति स्यात् तावत् त्वं स्वस्तिरो भव। इस प्रकार दीपक ज्योति प्रज्वलित हुई आदरणीय दीपक जी के सान्निध्य में। आदरणीय डॉक्टर प्रकाश जी बतुनिया से अनुरोध है वे भी पुष्पांजलि में सम्मिलित हों। बेटी और दामाद से अनुरोध है पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए। पुष्पेंद्र जी की बेटी श्रीमती सुचिता जी स्वामी तथा दामाद श्री मानुष जी दोनों अर्पित कर रहे हैं पुष्पांजलि। इसी क्रम में प्रतीकात्मक रूप से हमने देव वंदना की। अब हमारी भारतीय परंपरा के अनुसार अतिथि देवो भव की परंपरा का निर्वाह करते हुए मैं हमारे न्यास के श्रद्धेय अध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र दीपक जी से अनुरोध करता हूं वे कुलपति डॉक्टर खेम सिंह देहरिया जी का पुष्पहार से स्वागत करने का कष्ट करें। बच्ची ले गई नहीं रखी बिटिया। हाँ हाँ ये साथ ही श्री राजेंद्र शर्मा जी का पुष्पहार से स्वागत करने के लिए मैं निवेदन करता हूँ कमल प्रेमचंद्र जी। और इसी क्रम में श्री लाजपत आहूजा जी का पुष्पहार से स्वागत करने के लिए आदरणीय डॉक्टर प्रकाश जी बतुनिया। साथ ही श्री राममोहन सिंह कुशवाहा जी का भी पुष्पहार से स्वागत करने के लिए डॉक्टर प्रकाश जी बतुनिया। इसी क्रम में डॉक्टर विनय राजाराम जी का स्वागत करने के लिए मैं अनुरोध करता हूं पुष्पेंद्र जी की बेटी से श्रीमती सुचिता जी से।
कार्यक्रम की इस नृत्य प्रस्तुति की, नाटिका प्रस्तुति की जो आदरणीय निदेशक हैं, उनका पुष्पहार से स्वागत करने के लिए मैं अनुरोध करता हूं श्रीमती ममता गोस्वामी। पुष्पहार बेटा इसी क्रम में अब कार्यक्रम को गति देते हुए मैं निवेदन करता हूं। अच्छा, आदरणीय पुष्पेंद्र जी वर्मा के चिरंजीव भी यहाँ उपस्थित हैं, उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की है। शुभ नाम मैं अभी स्मरण भी कर रहा हूँ, सत्येंद्र जी का स्वागत है। अब मैं कार्यक्रम को गति देने के लिए और हमारे न्यास की गतिविधियों के बारे में संक्षेप में जानकारी देने के लिए और अपना प्रास्ताविक वक्तव्य देने के लिए मैं निवेदन करता हूँ श्रद्धेय डॉक्टर देवेंद्र दीपक जी, अध्यक्ष स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती भारतीय साहित्य न्यास। आज के इस स्मृति समारोह में उपस्थित सभी एक पारिवारिक कार्यक्रम है और अनौपचारिक कार्यक्रम है, इसलिए इस कार्यक्रम का कोई अध्यक्ष नहीं, सब अध्यक्ष हैं, सब मुख्य अतिथि और सब विशिष्ट अतिथि है, इसलिए सबका हार्दिक स्वागत है। और बुंदेलखंड की आध्यात्मिक विभूति स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती नाम से एक महात्मा हुए, विदेशों में उनका बहुत काम है। उन्होंने मानव जी को सामने रख करके, मैं एक माजी मानव जो भी मध्य प्रदेश में शिक्षा मंत्री रहे और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनके माध्यम से उसका एक गठन हुआ। साथ साथ दो गठन हुए, एक साहित्य का न्यास था, एक पत्रकारिता का न्यास था। कभी कभी दोनों के बीच में लोगों में भ्रम होता है कि वो साहित्य न्यास है कि वो पत्रकारिता न्यास है, दोनों न्यास अलग अलग है, दोनों का काम के क्षेत्र भी अलग अलग है। जो कुछ राशि उन्होंने दी थी उसी राशि से ये चल रहा है, किसी से आज तक कोई सहयोग किसी से नहीं है और छोटे मोटे कार्यक्रम बनते हैं। आज मैं बल्कि जब के बीच भी ये कहना चाहता हूँ कि मैं प्रस्ताव कर रहा हूँ कि भैया मुझे मुक्त करो और नए लोग इस ट्रस्ट को संभालें तो ज़्यादा अच्छा है। आज का ये जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में हमने पुष्पेंद्र जी को केंद्र में रखकर कई कार्यक्रम रखा। पुष्पेंद्र वर्मा एक आदमी, उसके तीन नाम हैं। एक नाम है गेंदालाल, एक नाम है जीएल वर्मा और एक नाम है पुष्पेंद्र वर्मा। ये एक आदमी के तीन नाम हैं। गेंदालाल के नाम से वो परिवार का एक सदस्य थे, उनका एक पारिवारिक नाम था। वो एक सरकारी अधिकारी थे तो उसके जाते वो जीएल वर्मा थे और साहित्य के क्षेत्र में वो पुष्पेंद्र वर्मा थे, संघ के क्षेत्र में पुष्पेंद्र वर्मा थे, विद्या भारती के क्षेत्र में पुष्पेंद्र वर्मा थे। तो एक आदमी, ये तीन नाम है लेकिन आदमी एक है। लेकिन ये एक बड़ा सुखद संयोग है कि अगर वो गेंदालाल था
तो उसने अपने परिवार के लिए जो कुछ किया वो आज शायद बहुत कम लोग अपने परिवार के लिए कर सकते हैं। एक छोटे से 3 कमरे के मकान में 7-8 लोगों का रहना, सबका लालन पालन करना सबको, और उनके पिताजी उसी कोने में बैठकर सुनारी का काम करते थे और आसपास के लोग वहाँ आते थे। उन्होंने अपने भाइयों को, बहनों को, सबको खूब सीखा, खूब पढ़ाया, और उसके नाते मीरालाल एक समर्थ और एक सफल और सार्थक व्यक्तित्व थे। वो एक उनका जो एक पारिवारिक दायित्व के निर्वाह का जो एक अनुकरणीय पक्ष है उसको मैं प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आज के समय में किसी को ये फुर्सत नहीं है कि वो अपने बुजुर्गों को याद करे, उनके लिए कुछ करे, इसकी कोई चिंता नहीं है। और इस संदर्भ में दूसरा उनका पक्ष है, वो है डॉक्टर जी.एल. वर्मा। जी.एल. वर्मा सांख्यिकी और आर्थिकी विभाग के औसत थे और उनकी पहली नियुक्ति रीवा में हुई और उस समय के 1960 की बात है। मैं भी उस समय PRS कॉलेज रीवा में पढ़ाता था। वहाँ हम दोनों का एक संपर्क हुआ और समय के लोग जैसे चींटी सूंघते सूंघते मीठे के पास पहुंच जाती है, ऐसे ही संघ वाले भी एक दूसरे के पास अपने आप पहुंच जाते हैं, पता ही लगा। मेरा उनका वहाँ संपर्क हुआ और उसके बाद यहाँ आए, वो पंचायत सेवा में काम किया उन्होंने और पंचायत सेवा में काम करते करते समाज सेवा पत्रिका से जुड़े, मनमोहन मदानिया से जुड़े और उस समय जो अंतिम समय था उनका, वो गैस विभाग में एक सर्वाधिकारी के रूप में उनकी नियुक्ति हुई और इस रूप में उनका जो एक सफल और आर्थिक शुचिता में लेकर जो काम किया उन्होंने, जो ईमानदारी से काम किया, गैस विभाग में रहते उन्होंने अपने परिवार के किसी तरह से लाभ नहीं किया, ये उनकी एक अनुकरणीय स्थिति थी, वो बहुत महत्वपूर्ण थी। एक घटना क्या थी, उनके पंचायत सेवा के आयुक्त थे, तो उन्होंने मुझसे कहा, यार बंधु, मेरे कार्यक्रम का संचालन करना है, कुछ बात बताओ। अरे मैंने कहा आपके दफ्तर में आती है। कहने कौन? मैंने कहा पुष्पेंद्र वर्मा। कहने के पुष्पेंद्र वर्मा नाम का तो कोई आदमी नहीं है। तब मैंने उनसे कहा कि आपके यहाँ एक जी.एल. वर्मा नाम का आदमी है। तो ये है कि अपने काम में काम तक अपने को सीमित रखना, अपने क्षेत्र की गतिविधियों को दूसरे क्षेत्र से प्रभावित रखना, ये एक बड़ी बात है। नहीं तो लोग, हमने देखा कि लोग साहित्यकार हैं तो दफ्तर में काम करना तो उनके लिए ऐसा है कि नहीं करना तो अच्छा है, लेकिन वो एक कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में वो थे। जहाँ तक साहित्यकार का सवाल है, वो एक कवि थे, एक लेखक थे, एक समीक्षक थे और एक सबसे बड़ी बात है जिधर उनका ध्यान नहीं जाता लोगों का, वो एक नाटक के रंगकर्मी भी थे। आकाशवाणी के जो संस्कृत के नाटक थे उनमें उनका अभिनय रहता था और रंगकर्म के साथ वो जुड़े रहते थे। एक उनका और भी पक्ष था जिसको कम लोग जानते, वो था एक अनुवादक थे, क्योंकि जब वो सहज संप्रदाय से जुड़े और मास्टर रामचंद्र जी के साथ उनका जुड़ाव हुआ, तब आध्यात्मिक साहित्य का अनुवाद करने का काम उन्होंने किया और इस दृष्टि से एक अनुवादक के रूप में उनकी एक महिमा थी। जहाँ तक पुष्पेंद्र वर्मा का प्रश्न है, पुष्पेंद्र वर्मा एक साहित्यिक चिंतक के रूप में उन्होंने विद्या भारती के बीच काम किया। संघ के लिए भी वो पुष्पेंद्र वर्मा थे। ग्वालियर में हम जब कभी जाते तो हम दोनों का एक काम निश्चित था कि हम स्वदेश कार्यालय अवश्य जाते थे। इसलिए आज जब मैंने यहाँ नाम सूची तैयार करने की बात सोची तो मैंने कहा भाई उन दोनों को याद किया जाए जो ग्वालियर से जुड़े हैं किसी ना किसी नाते।
इसलिए राजेंद्र जी, आहूजा जी और अपने रामभुवन जी और सबसे अधिक उनकी बारे में जानकारी रखने वाली हमारी डॉक्टर विनय राजाराम, जिनके साथ उन्होंने मिलकर साहित्य परिषद का बहुत काम किया। वो एक सोशल एक्टिविस्ट भी थे। हर जल्द से जल्द उसमें हमारे साथ जाना उनका काम था। जहाँ तक वो लोगों को नहीं मालूम कि आज जो देवपुत्र इतनी बड़ी पत्रिका है, वो उसके परामर्शदाता भी रहे और उसके संपादक भी रहे। ये उनकी एक अधिक भूमिका थी और उस नाते उनके भी जो 3 स्वरूप है, एक आदमी 3 स्वरूप है, 3 नामों में वो जो अपने आप को रख रहा है, वो एक बड़ी बात है। उनका ये जो काव्य संकलन है, ये काव्य संकलन आया, इसका विमोचन मेरे घर पर ही हुआ। मेरे ही प्रकाशक ने उसको प्रकाशित किया। और शब्द में आकाश, आकाश में शब्द, तो शब्द में भी एक आकाश होता है, जिसे आप कहते हैं टू रीड बिटवीन द लाइन्स, तो वो शब्द में निहित आकाश भी रहता है। और ये जब किताब छप के आई, उससे पहले मैंने अनेक बार, अनेक मंचों से बात कही और मैं हमेशा दोहराता कि हम, ये बात इस पुस्तक की प्रेरणा भी थी कि हम सब अपने बच्चों को अपना पेट काट कर डॉक्टर बनाते, इंजीनियर बनाते, लेकिन अपनी ये जो शब्द संतान है, जिन्हें हमने बचा, दिन रात एक किया, घूमे, पुस्तकालय छाड़ा, सब कुछ किया, तब शब्द की संतान बची करता या नाटक या कहानी, उसके लिए कुछ नहीं किया। और जिनको हमने इंजीनियर और डॉक्टर बनाया, उनको उसका कोई ध्यान ही नहीं है। मैं एक बात, मुझे क्षेमचंद शर्मा की, क्षेमचंद सुमन जी का नाम आप सब जानते होंगे। उन्होंने हिंदी की बड़ी सेवा की। उन्होंने हिंदी से भी ग्रंथ करके 5 खंडों में एक कोश निकालने का काम किया, और जिसमें वो किसी से कोई पैसा नहीं लेते थे, केवल कहते थे कि अपने चाचा है, भाई है, भतीजा है, बेटा है, जो भी संबंधी है, उनके संबंध में कुछ जानकारी दे दो। वो मेरे अनेक हफ्ता रहे। उन्होंने मुझसे ये वेदना व्यक्त की कि मैं चिट्ठी लिखता हूँ, बात करता हूँ, लेकिन कोई कुछ देने को तैयार नहीं है, किसी कोई उसका रेस्पॉन्स नहीं देता। तो इतनी दुखी आत्मा थी। वो दुख आज मेरा भी है और सबके सामने मैं व्यक्त करता हूँ कि हम सब अपने अपने बच्चों को तो सब कुछ बना रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चों को इस बात की चिंता नहीं कि हमारे बाप ने क्या सेवा की, क्या काम किया। तो इस दृष्टि से ये एक हम लेखक समुदाय के लिए सोचने की बात है कि हम जो लिखें वो हमारे जीवित रहते छप जाए, और जिसके पास जो कुछ है वो कम से कम आज में पुष्पेन जी की जो भी जानकारी जिसके पास है, वो विनय जी की संस्था को सौंप दे, ताकि हम उसमें कुछ अधिक काम कर सकें और कुछ अधिक शोध कर सकें। और इस दृष्टि से मेरा उनका जो परिचय है, मैंने उनको एक कुंवारे रूप में भी देखा, उनको दादा बनते भी देखा। 3 पीढ़ियों का मेरे साथ उनका संपर्क रहा। वो अगर नहीं होते तो शायद मैं मध्य प्रदेश में वापस नहीं पहुंचता। 1962 में आरएस का चार्ज लगाकर मेरी नौकरी छूट गई। उस समय सेक्रेटरी थे, तो उन्होंने हमसे कहा कि तुम वापस आना चाहते हो या नहीं। मैंने कहा वापस आना चाहता हूँ, मेरी 3 साल की सेवा हो गई, मैं पीएचसी से अवरुद्ध हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, नहीं तो हम कल विधानसभा में प्रश्न उठाएंगे। अब पुष्पेन जी यहाँ थे, 6 महीने बीच बीच में मैं उनके पास आता था, रहता था, उन्हीं के शिक्षा पर रहना। और अगर वो नहीं होते और शीतल प्रसाद जी नहीं होते तो शायद मैं मध्य प्रदेश की सेवा में वापस नहीं लौट सकता। आज अगर मध्य प्रदेश में मैं हूँ तो इसका श्रेय पुष्पेन जी को है। एक और भी श्रेय है, हम लोग ने होशंगाबाद में कार्यक्रम किया। हम नर्मदा में स्नान करने गए और नर्मदा की विशेषता और अथवा की गंगा की विशेषता अलग अलग है। नर्मदा ऊपर से शांत दिखती है, भीतर से उसमें बड़ा करंट है। गंगा ऊपर से करंट है, अंदर से शांत चलती है। मैं एक सीढ़ी नीचे उतरा और मैं पहले ही वाला था कि सामने पुष्पेन जी के हाथ में मुझे पकड़ लिया। तो इस दृष्टि से मैं बड़ा उपकार है मेरे ऊपर उनका। और मैं आज इस सभा में
आप सबकी ओर से उनको स्मरण करता हूँ और अपनी श्रद्धांजलि, क्योंकि मैंने इसका शब्द से रखा श्रद्धांजलि वक्तव्य, इसलिए आपकी सबकी अंतरंग में जो कुछ भी आपके अनुभव है उसको शेयर करें। इतनी बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दीपक जी, आपने बहुत ही अच्छा अनुभव हम सबके बीच प्रस्तुत किया। आदरणीय पुष्पेंद्र जी के बारे में आपने एक नाम बताया, GL वर्मा जी, गेंदालाल वर्मा जी। तो वस्तुतः जो गेंदा का पुष्प होता है ना, वो 12 मासी पुष्प है, हमेशा मिलता है, इसीलिए शायद उन्होंने पुष्पेंद्र और उसको सज्जा की दृष्टि से, आकर्षण की दृष्टि से पुष्पों का राजा भी कहा गया है गेंदा के लिए, इसीलिए पुष्पेंद्र है। तो ऐसे पुष्पेंद्र जी के अनुभव प्रस्तुत किए। अब मैं आदरणीय डॉक्टर प्रकाश जी भड़कुनिया जी से अनुरोध करता हूँ, वे एक छोटी सी भेंट के रूप में, सारस्वत भेंट के रूप में, जो न्यास ने पुस्तक बुंदेलखंड की संस्कृति प्रस्तुत की है, छापी है, उसको हमारे आज के अतिथियों के लिए समर्पित करने का कष्ट करें। नाट्य प्रस्तुति है वह होती ही बड़ी मनोरम है। कवि कालिदास ने कहा, नाट्यम भिन्न रुचेर जनस्य बहुधा एकम समाराधनम। इसी प्रकार भरत मुनि नाट्य शास्त्र के प्रणेता तो कहते हैं, न तस् ज्ञानम न तस् शिल्पम न सा विद्या न सा कला न सौ योगो न तत्कर्म नाट्येस्मिन् यन्न दृश्यते। संसार की ऐसी कोई गतिविधि, कोई भी ज्ञान नहीं है जो नाट्य कला में दिखाई न देता हो। तो अब नाट्य कला की प्रस्तुति हो, उसके पूर्व मैं वक्तव्य हेतु आमंत्रित करना चाहूँगा सर्वप्रथम श्री राम मोहन सिंह कुशवाहा जी को, क्योंकि ग्वालियर के साथ ही रहे हैं, दीपक जी ने बतलाया है। संक्षेप में अपना श्रद्धांजलि वक्तव्य प्रस्तुत करने के लिए आदरणीय कुशवाहा जी। वरण आदरणीय श्रद्धेय, मेरे लिए बड़ी सुविधा है कि सबके मेरे लिए सब श्रद्धे। और वैसे भी मैंने दीपक जी को कहा था कि मैं कोई वक्तव्य नहीं दूंगा, नहीं आपको बोलना पड़ेगा। और मैं श्री राजेंद्र शर्मा जहाँ बैठे हूँ, जिन्होंने पत्रकारिता की वर्णमाला मुझे सिखाई हो, गुरु जैसी हूँ, वहाँ मैं भाषण कह दूंगा। पर हाँ, पुष्पेंद्र जी को कई दृष्टियों से हम कर आया, ग्वालियर के नाते से आया। मैं संदर्भ प्रेमी हूँ, संदर्भ साहित्य वर्षों से लिख रहा हूँ। तो स्टेटिकल डिपार्टमेंट में मेरा निरंतर संपर्क रहा है और काफी सहयोगी भाव रहा था। वो बड़े सरल, सहज, सबको सहयोग देने वाले थे। मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। बहुत धन्यवाद आदरणीय कुशवाहा जी। अब मैं आमंत्रित करता हूँ अत्यंत विनम्रता के साथ डॉक्टर विनय राजाराम जी को। वे भी पुष्पेंद्र वर्मा जी की सहकर्मी रही हैं, वे भी अपने संक्षेप में वक्तव्य प्रस्तुत करेंगे। उपस्थित सभी विद्वजन, बिना किसी औपचारिकता के, हम लोग साहित्य परिषद से मैं जब भोपाल आई उसके बाद से ही लगभग डॉक्टर देवेंद्र दीपक आदरणीय दीपक जी के कारण ही समझ लीजिए कि ऐसे सब लोगों से मेरा परिचय हुआ, जिसमें पुष्पेंद्र जी हमारे बहुत निकट के थे। हम लोगों ने साहित्य परिषद को, जो एक तरह से उस समय कोई जानता भी नहीं था, जानता था तो कोई ध्यान नहीं देता था। साहित्य परिषद में कोई साहित्यकार होते हैं, साहित्यकार कवि और अन्य तमाम साहित्य लिखते हैं, इस तरह की बातें उस समय भोपाल में दूर दूर तक कहीं सुनाई नहीं देती थी। ऐसी स्थिति में हम लोगों ने साहित्य परिषद को बहुत दृढ़ता के साथ उस पर ध्यान दिया, उसको समझा और उसको हमने बनाए रखा। हमारे साहित्य परिषद के राष्ट्रीय अधिवेशन होते रहे, जहाँ जहाँ भी हम लोग साथ जाते थे और पुष्पेंद्र जी बराबर हम लोगों के साथ बने रहे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि अभी डॉक्टर देवेंद्र दीपक जी ने बताया कि बहुत सारा जो समय है आप लोगों ने साथ बिताया। जब अभी केस कांड का भी नाम लिया, तो केस कांड के समय में जो अति
भयानक स्थिति थी, उन भयानक स्थितियों में भी हम सब लोग मिलकर कुछ ना कुछ काम साहित्य से जुड़ा हुआ और सामाजिक तरीके से हम लोग करते रहे हैं। उस दृष्टि से मैं बहुत अच्छे से उनको जानती हूँ, परंतु मैं सोच रही हूँ आप सब लोग क्योंकि उनके बारे में बताएंगे। मैं आकाश में शब्द पर मैंने उसी समय जब ये लिखी गई थी पुस्तक, उस समय मैंने एक समीक्षा लिखी थी, परीक्षा भी थी, तो वो उस समीक्षा के कुछ अंश छोटे छोटे आपके समक्ष रखना चाहती हूँ, जो कि पता लगे कि कम से कम कितनी एक ही पुस्तक लिखी, लेकिन पुस्तकों की माला हो ये जरूरी नहीं है। एक पुस्तक में भी व्यक्ति अपनी बहुत सारी बातें कह सकता है। उसका एक छोटा सा मतलब 2-4 ही बताऊंगी क्योंकि समय थोड़ा कम ही लेना है, तो उसमें आपको समझ में आएगा कि कैसे कम से कम शब्दों में बहुत अच्छी बात कैसे कही जा सकती है, वो भी आधुनिक शैली में। तो जैसे आप जानते हैं हम सब लोग कि हर किसी व्यक्ति का लेखक का एक शैलीगत विशेषता होती है। जैसे मैं अगर आदरणीय डॉक्टर देवेंद्र दीपक जी की लेखनी की बात कहूँ, कविता की बात कहूँ, तो उसमें एक नाटकीयता होती है। हर चीज़ में, हर कविता नाम लिखेंगे नाटकीयता होगी। मैं अपनी भी बात कहूँ तो मैं शायद कथात्मक लेखन लिखती हूँ, कविताएं लिखती हूँ। तो उस तरह से जो पुष्पेंद्र जी थे उनकी कविता में एकदम नए बिल्कुल टटके जिसको कह सकते हैं ऐसे बिंब विधान आते थे। तो उनमें से कुछ चीज़ें में शायद हो सकता है नाटक में भी हम देखें, वो कुछ पद ऐसे आएंगे, पर मैं आपको कुछ 2-4 पदों की बातें लेके आपको बताऊंगी। मैंने जो 2-4 बातें जो आपको सुनाना चाहती हूँ। जैसे आज मतलब ये तब लिखा था जब आज से कितने वर्ष हो गए, तब भी मैंने वर्तमान समय की बात कही थी। तो मशीनी युग में भी किस तरह से उनके शब्द आए थे। दस्तक देती हवा महरी, दुशाला परे हटा मुख से, हंसती है सेवंती, चरण धरी चौबारे चढ़ती चली, चरण धरी चौबारे चढ़ती चली आती है गुनगुनी धूप, चली आती है गुनगुनी धूप दिसंबर की, हौले हौले करती है स्पंज देह पर शुभ्र वसना नर्स अंबर की। अंबर जो है शुभ्र वसना है, जो कि धीरे धीरे धूप के माध्यम से स्पंज करती है पूरे को। तो देखिए एकदम नया, किसी का भी सोचा ही नहीं होगा किसी ने कि उस शुभ्र जो धूप के टुकड़े जो आते हैं वो नर्स की तरह से आपकी सेवा करते हैं, एकदम नया था। और एक दो और बताऊंगी आपको। अमूर्तन को कैसे अभिव्यक्ति देते हैं, मतलब मूर्त को भी अमूर्तन बना। बोझा उठाए सिर पर एक वसना वनवासी बारासी। एक वसना क्योंकि आजकल तो फिर भी बहुत सारे लोग अलग तरह से वनवासियों को हम देखते हैं, लेकिन पहले जिस समय लिखी गई जब उन्होंने देखा होगा तो हम जानते हैं कि बहुत सारे जो जंगल में जो रहते हैं वनवासी जो लोग हैं वो एक ही तरह की साड़ी पहनकर पूरे अपने आप को ढक लेते हैं। तो उसी का भी वर्णन इसमें। बोझा उठाए सिर पर एक वसना वनवासी बालासी, तेज कदमों से चली आ रही थी जो जंगल की धूप। जंगल की धूप जैसे एक वसना बाला की तरह से है। और धूपगढ़ की चोटियों पर ढल रही है सांझ, शाम तर पर लाल आंचल लग रही है सांझ। कितना सुंदर वर्णन है, बिल्कुल कभी सुना नहीं होगा ऐसे, बिल्कुल अनोखे फिल्म है इसमें। और एक आप छोटे छोटे। सड़क पर चीखती है बसें, सड़क पर चीखती हैं बसें, रखकर डिब्बों गमछों में खाना, हो चुकी है मेहनत की टोलियां रवाना, दे रहे हैं दिखाई तितली फूलों से छोटे छोटे बच्चे, दे रहे हैं दिखाई तितली से छोटे छोटे बच्चे। मेरा ये मैंने इसमें लिखा भी है कि नए बिंबों को नए तरीके से, और ऐसा नहीं कि कहीं से चला आ रहा, कहीं से ले लिया कोई शब्द, उसको अपने ढंग से गढ़कर जो उन्होंने प्रस्तुत किया है वही इसमें खासियत है, वही विशेषता है इसमें। तो महानगरीय विसंगतियों के तहत भोपाल गैस राजनीति से संबंधित एक शहर मौत के पंजे में एक बहुत सुंदर कविता है इनकी, अत्यंत सशक्त और मार्मिक। उसमें से थोड़ा सा मैं बताना चाहूँ। सूली पर चढ़े लहू लुहान ईसा, पीतल की परत चढ़े महावीर, पीपल के पत्ते में चित्रित समाधिस्थ गौतम, सुनहरी प्रेम में जड़े गांधी, ये सब मेरे ड्राइंग रूम की शोभा है। बाकी इनको सब भूल गए हैं, ड्राइंग रूम जो सजाते हैं यही इसमें इन्होंने कहा है। और जैसे मैंने बताया कि महानगरीय विसंगतियों के बारे में वो बोलते हैं कि जो कॉन्क्रीट का ये सारा माहौल है वो क्या भविष्य में, बहुत अच्छी पंक्तियाँ मैं आपको बताऊंगी उससे संबंधित। 21वीं सदी, बहुत अच्छी कविता है ये। 21वीं सदी में क्या स्थिति होगी उन्होंने उसी समय भान किया था, और बहुत सुंदर पंक्तियाँ, बार बार उन्होंने कई बार इसको कई जगह पढ़ा भी था, मुझे याद है, बहुत उनको पसंद भी थी कविता।
सच सच बतलाना सावन घन, बादलों के लिए है। सच सच बतलाना सावन घन, तुम आओगे ना 21वीं सदी में, तुम आओगे ना 21वीं सदी में, जब सीमेंट के होंगे चिनार और अशोक। तुम आओगे ना 21वीं सदी में, जब सीमेंट के होंगे चिनार और अशोक, गुलमोहर और अमलतास, गुलमोहर और अमलतास, सागवन, बांसवन, आमिरवन सब होंगे प्लास्टिक के। तुम तब भी आओगे ना हे सावनघन, तुम तब भी ना आओगे, तब भी आओगे ना हे सावनघन। तो इस तरह से भविष्य को भी एक तरह से उन्होंने अपनी कविता में आंक दिया था कि आजकल हम देखते हैं हर जगह प्लास्टिक और सीमेंट और कंक्रीट की उनका माहौल है, उस समय से शुरू हो चुका था। तो उसको उन्होंने भाषा की थी और ये उनकी एक ही कविता पुस्तक है। उसमें मैंने तो थोड़े से केवल छांट के आपके सामने रखा। अगर पूरी पुस्तक पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि कैसे नए नए शब्दों के साथ, नए नए अभिव्यक्तियों के साथ उन्होंने अपनी बात करी थी और बहुत सटीक बातें करी थी। आज हम लोग उनको याद कर रहे हैं, आप बहुत सारे लोग उनको बहुत बारीकी से जानते हैं आत्मीयता के साथ। तो मैं उनके व्यक्तिगत जीवन से मेरा कोई इतना बहुत संपर्क नहीं रहा, लेकिन कविता के माध्यम से उनको बहुत अच्छे से जानती हूँ और हम लोग लगातार साहित्य परिषद के कार्यक्रम बने रहे। ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी एक उपलब्धि है उनके साथ रही। आज मैं उनको सादर प्रणाम करती हूँ, उनको पुनः पुनः स्मरण करती हूँ। आपने मुझे सुना, मुझे यहाँ बुलाया, इसके लिए आभार। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। अब मैं आमंत्रित करता हूँ, इस कृति के लिए अनेक प्रबुद्धजनों ने अपना आशीर्वाद लिखित रूप में दिया है, जिसमें से एक प्रमुख नाम है डॉक्टर विनय मोहन जी शर्मा। तो डॉक्टर विनय मोहन जी शर्मा ने एक संक्षिप्त सा कुछ आशीर्वाद स्वरूप लेकर के पुष्पेंद्र जी को दिया था। वो पुस्तक में हमारे भी है, उसको मैं यथावत वाचन करने के लिए सादर आमंत्रित करता हूँ हमारे न्यासी आदरणीय डॉक्टर प्रकाश जी बलतुनिया। डॉक्टर किशन जी और सभी महानुभाव सबको मैं न्यास की ओर से प्रणाम करता हूँ और न्यास की ओर से सबका आभारी और धन्यवाद देता हूँ। हम लोग 1990 में संपर्क में आए थे पुष्पेंद्र वर्मा जी के, और डॉक्टर ओम नागपाल यहाँ यूजीसी के अध्यक्ष थे, तो एक टीम सी बनी थी। तो उस टीम में डॉक्टर देवेंद्र दीपक, श्री गोस्वामी जी, डॉक्टर रविंद्र प्रसाद गोस्वामी जी संस्कृत की विद्वान है यहाँ, डॉक्टर ईश्वर चरण विश्वकर्मा, हमारे साथी कमल प्रेमचंदा जी और मैं, और हम लोग एक भारतीय विचार मंच बना के वैचारिक कार्यक्रम करते थे। और उसमें उस समय के विद्वान डॉक्टर देवंत सरूती, सुदर्शन चारी जी, टी.एन. शेषन और ऐसे उसमें हमारे आत्मभोलानंद जी भी थे और भाई महावीर जी की भी हमको बहुत सहयोग मिलता रहा। तो एक सर्कल सा बन के हमने वहाँ उस समय काम शुरू किया था। और मैं बैंक में एजीएम था, तो वहाँ एक हिंदी पखवाड़ा, हिंदी सप्ताह ये मनाए जाते थे। तो मुख्य अतिथि के रूप में उसका उद्घाटन करने कभी डॉक्टर देवेंद्र दीपक जी आते थे, विनय जी आई, प्रेम भारती जी आए और पुष्पेंद्र वर्मा जी भी 2 बार आए। उनके घर आना जाना भी हुआ। उनके चिरंजीव एक कोचिंग क्लास चलाते थे सेकंड स्टाफ में, तो 2-3 बार घर जाना हुआ। मीडिया से भी संपर्क हुआ। आज वो हमारा सौभाग्य कि उनके दामाद मानव जी, सुचिता जी और उनके चिरंजीव यहाँ तो उपस्थित है। और उनके विषय में अभी बताया ही गया है बहुत कुछ। आचार्य विनय मोहन शर्मा जी ने आशीर्वाद एक पत्रिका में अनुभूति प्रधान काव्य जो संदेश लिखा है उसका मैं वाचन करता हूँ संक्षिप्त में। आकाश में शब्द पुष्पेंद्र जी की अद्यतन कविताओं का संग्रह है। इसमें व्यक्ति, समाज और प्रकृति की विभिन्न परिस्थितियों, रूपों का हृदय स्पर्शी चित्रण है। कवि का भोगा हुआ यथार्थ ही प्रत्येक पंक्ति में बोलता प्रतीत होता है। जीवन सीधी लाइन में नहीं चलता, वह आड़ी टेढ़ी संकरी चौड़ी गलियों से गुजरता है। कवि ने जो कुछ भी कहा है वह उसका भोगा हुआ है।
कवि का प्रकृति के प्रति प्रगाढ़ प्रेम है। कवि को दिसंबर की भोर अच्छी लगती है, सांझ की सुहावनी लगती है, सांझ भी सुहावनी लगती है। भोपाल के ताल की एकांत स्थिति ऋषि मुनियों की तपस्या का भान कराती है। कवि का प्रकृति के प्रति अटूट मोह है। मुझे उसका पचमढ़ी के धूपगढ़ का वर्णन श्रीधर पाठक की कश्मीर शोभा की याद दिलाता है, जहाँ प्रकृति एकांत बैठी निस्वरूप में संवारती है। समाज में फैले असंतोष के विविध रूप कवि प्रस्तुत करता है। कवि उपमाओं और रूपकों के माध्यम से हमें व्यक्ति और समाज के संपर्क में लाता है। कवि कागज की लेखी नहीं, आँखें की देखी कहता है। पुष्पेंद्र जी की प्रत्येक पंक्ति उनकी भोगी हुई और देखी हुई जिंदगी का दस्तावेज है। मैं उन्हें इस अद्यतन अनुभूति प्रधान काव्य संग्रह के लिए हृदय से बधाई देता हूँ। भोपाल, आचार्य विनय मोहन शर्मा। और मैं इस अवसर पर पुष्पेंद्र जी को अपनी ओर से भावपूर्ण आदरांजलि और पुष्पांजलि प्रस्तुत करता हूँ। धन्यवाद डॉक्टर भुइयां जी। अब मेरा अनुरोध है हमारे दूसरे न्यासी श्री कमल प्रेमचंदानी जी से, अभी कोई अभिमत प्राप्त हुआ है। आदरणीय कमल प्रेमचंदानी जी, ठीक है, थोड़ा संशोधन करते हुए यथानिर्देश सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय लाजपत आहूजा जी को श्रद्धांजलि वक्तव्य के लिए। आदरणीय आहूजा जी। स्वामी परमानंद ट्रस्ट के अध्यक्ष आदरणीय दीपक जी, अन्य न्यासीगण, बहुत अद्भुत संचालन कर रहे सचिव महोदय, आदरणीय पुष्पेंद्र जी और मुझ में कई समानताएं थी और कुछ विरोध भी था। समानता ये थी कि वो भी ग्वालियर से थे, मैं भी ग्वालियर से हूँ। वो भी एक शासकीय विभाग में थे, मैं भी एक शासकीय विभाग में हूँ, और बहुत सारी विधाओं में उनकी रुचि थी जो मेरी भी है। मैं जनसंपर्क विभाग में संचालक हुआ करता था, तो जब कभी ऑडिट होता था तो मैं कहता था जो आपको आपत्तियां करनी है वो खुल के करिए, पर मुझे आपसे अपने शहर की खुशबू आती है तो आप जरूर एक चाय मेरे साथ पी लिया करिए, बाकी जो करते रहिए। तो ऐसा मैं ऑडिट दल को कहता। पुष्पेंद्र जी जिस विचार के हैं मैं भी उस विचार का हूँ। संघ से वो भी जुड़े हुए थे, मैं भी जुड़ा हुआ हूँ। और यहाँ पत्रकारिता में जो कगारा होता है वो सिखाने वाले आदरणीय भाई साहब राजेंद्र जी भी उपस्थित हैं, कुलपति जी भी हैं। इन सबके बीच में मैं बोल रहा हूँ कि मुझ में उनको पुष्पेंद्र जी में मैं अपने शहर की सुगंध देखता था। विरोधाभास ये है कि मैं कभी नहीं बन पाया। वहाँ कैलाश कमल जी की पाठशाला होती थी, महेंद्र गगन भी उसमें थे, मेरे साथी सुरेश हीरो भी थे, पर मुझे ज़्यादा दिन वो रास नहीं आया और वो मैं नहीं बन पाया। इस मामले में आप विफल कवि कह सकते हैं। उनकी सफलता इस मायने में थी वो बहुविध रूप में थे और सभी भूमिकाओं में उन्होंने उनके साथ पूरा न्याय किया। आज ये समझकर आदरणीय दीपक जी ने बुलाया कि हम लोग भी ग्वालियर के हैं और हम गर्व महसूस करते हैं कि पुष्पेंद्र जी ने समाज और राष्ट्र के लिए कुछ किया। कभी वैसे भी संवेदनशील प्राणी होता है, वह अपने आसपास उसकी देखने की दृष्टि कुछ अलग होती है। ऐसे ही पुष्पेंद्र जी की भी थी, चाहे प्रकृति को देखें या राजनीति को देखें या राष्ट्र को देखें, उन सभी रूपों में उन्होंने देश को देखा। मैं अपनी ओर से बहुत बहुत श्रद्धांजलि देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आहूजा जी, आपने बहुत ही अच्छा कहा। वस्तुतः है भी ऐसा ही, संघे शक्ति कलु योग है। ये जो वाक्य है संस्कृतियों का, ये विचारणीय है। और अब इसी क्रम में मैं सादर आमंत्रित करता हूँ श्रद्धेय रमेश राजेंद्र शर्मा जी के लिए आए
और अपना श्रद्धांजलि वक्तव्य प्रस्तुत करने का मेरा निवेदन है। श्रद्धेय राजेंद्र जी। प्रदीप जी, कार्यक्रम में उपस्थित श्री सम्मान्य अतिथि और सहभागीगण, पुष्पेंद्र जी के परिवार से जुड़े हुए सभी सदस्य, ये डॉक्टर दीपक ने पहले ही कहा था कि एक पारिवारिक कार्यक्रम है, तो सब परिजन ही यहाँ उपस्थित हैं। और परिवार में जब बात होती है तो उसमें कोई औपचारिकता नहीं होती, दिल से दिल की बात है। पुष्पेंद्र जी का नाम पुष्पेंद्र और परिवार में गेंदा लाल के नाम से भी जाने जाते थे। सच कहा जाए तो वे समाज, साहित्य और परिवार के स्वर्ण पुष्प थे। गेंदे का रंग हम जानते हैं पीतवर्ण होता है। उनकी जो आभा है, विभिन्न क्षेत्रों में उन्होंने जो काम किया है, उन क्षेत्रों में काम करते करते उन्होंने अपनी उस स्वर्णिम जो आभा है, उस आभा को सर्वत्र प्रकट किया। आज हमें दिखाई देता है मध्य प्रदेश में तो भारतीय जनता पार्टी की पिछले लगभग 20 वर्षों से सरकार है। बहुत मान्यताएं और बहुत स्वीकृति उस संघ या उस विचारधारा से जुड़े हुए लोगों को प्राप्त है, लेकिन वह जिनके परिश्रम से, जिनके कारण और जिनकी निस्वार्थ भावना से किए गए तपस्या के परिणाम स्वरूप जो प्राप्त हुई है, उनमें डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा एक शिरोमणि थे। मैं उन्हें अंतःकरण से श्रद्धांजलि समर्पित करता हूं। साहित्य का क्षेत्र बड़ा विकट क्षेत्र है। जिस समय वो साहित्य के क्षेत्र में काम कर रहे थे, उस समय डॉक्टर विनय मोहन शर्मा ने भले ही उनके साहित्य, उनके लेखन और उनके प्रति अत्यंत आदरपूर्वक शब्द कहे होंगे, लेकिन यह वो काल था जब उस विचार के लोगों को प्रशंसा नहीं, सिर्फ गालियां सुननी पड़ती थी, सिर्फ तिरस्कार झेलना पड़ता था। डॉक्टर दीपक ने स्वयं अपना उदाहरण दिया कि उनको उनकी नौकरी से ही इसलिए निकलना पड़ा था कि वे संघ से जुड़े हुए थे। लेकिन उस समय, उस कठिन परिस्थिति में भी जो लोग विचार, कर्म और ध्येय के साथ जुड़े रहे, जिनके कारण से हमें आज का ये दिन है देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उनके प्रति कृतज्ञ होना, उनकी सेवाओं का स्मरण करना नितांत आवश्यक है। और यदि हम उसको स्मरण रखेंगे, उनको आदर्श के रूप में सामने लाएंगे, तो ये जो आज प्राप्त है, यह प्राप्त लंबे समय तक रहेगा। लेकिन यदि हमने उन लोगों को बुलाया, उनके द्वारा किए गए परिश्रम की अवहेलना की, उनके द्वारा किए गए समर्पण का मूल्यांकन नहीं किया, तो क्षमा करें, मुझे ये कहना पड़ेगा कि ये दिन ज्यादा दिन नहीं रहे। हमारा कर्तव्य है कि हमारे वे पुरख हैं जिनकी त्याग, तपस्या और प्रेरणा से हमें अवसर प्राप्त हुआ है, उनके प्रति कृतज्ञता का भाव रखें। साहित्य परिषद, अखिल भारतीय साहित्य परिषद की का उल्लेख आपने अपने वक्तव्य में किया ही, भाई विनय जी ने। डॉक्टर दीपक तो एक प्रकार से उसके आधार स्तंभ रहे हैं, प्रेरणा स्रोत रहे हैं, या कहें कि उस पौधे को अगर किसी ने रोपा है तो उनमें डॉक्टर देवेंद्र दीपक है। आज मैं डॉक्टर दीपक का भी इस बात के लिए आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने
हम सबको ये अवसर प्रदान किया कि हम पुष्पेंद्र जी वर्मा के द्वारा किए गए काम का स्मरण करते हुए न केवल उनका अपितु उस पीढ़ी के जो और लोग हैं उनका भी उनकी याद करने का उन्होंने हमें सुअवसर प्रदान किया है। उसके लिए उनका भी आभार है। अधिक लंबा वक्तव्य देने की संभवतः आवश्यकता नहीं है, बस केवल इतना ही निवेदन करना चाहूँगा कि हम उनकी सेवाओं का स्मरण रखें, उनके द्वारा जो कीमत चुकाई गई है उस कीमत को ध्यान रखें, और यदि वो हम ध्यान रख पाए तो हमारा जो भविष्य है वो भविष्य और अधिक ठीक हो सकेगा, उज्जवल हो सकेगा, प्रेरणास्पद वह भी हो सकेगा। आवश्यकता केवल इसी बात की है कि हम उन्हें स्मरण रखें। इस स्मरण दिवस पर मैं अत्यंत श्रद्धा और विनम्रता के साथ उन्हें प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद आदरणीय भाई जी। आपने अभी स्वर्ण पुष्प के रूप में उनको स्मरण किया। मुझे एक श्लोक याद आया है जो हमारे संस्कृत के काव्य शास्त्रियों ने कहा है, स्वर्ण पुष्पां पृथ्वीं चिन्वन्ति पुरुषस्त्रया सूरश्च कृतविद्मश्च यश्च जानाति सेवितुम्। इस स्वर्ण पुष्प रूपी पृथ्वी को 3 लोग ही उसका सेवन करना जानते हैं। सूरज जो वीर होता है, वीर हो गया वसुंधरा, और कृतविद्म तो पुष्पेंद्र वर्मा जी कृतविद्म थे। अपन को क्या करना है, कौन से कार्य से राष्ट्र की भावना प्रबल होगी, राष्ट्र का विकास होगा और हमारे राष्ट्रीय जनों में प्रेरणा होगी, ये वो अच्छी तरह से जानते थे। इसलिए कृतविद्म के रूप में आपने याद किया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अत्यंत आदर के साथ आमंत्रित करता हूँ सर्वप्रथम यथानुदेश प्रेमचंदानी जी को। प्रेमचंदानी जी आए और अभी जो अभिमत प्राप्त हुआ है उसका वाचन। आप सब अत्यंत प्रबुद्ध वर्ग यहाँ उपस्थित होकर इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई है, गौरव बढ़ाया है। मेरा भी एक सौभाग्य रहा है कि मैं जब यहाँ पर 1250 में रहते थे ऊपर, मैं 2-3 बार उनसे लगभग 40-42 वर्ष पुरानी बात है, तब 2-3 बार किन्हीं कारणों से मिला रहा हूँ उनसे उनके घर पर। श्री हरि जोशी जो इस समय अमेरिका में हैं, उन्होंने ये छोटा सा श्रद्धांजलि के रूप में लिखा है। लिखा है कि अमेरिका आने का आज मुझे इसलिए दुख है कि इस कार्यक्रम में मैं सम्मिलित नहीं रह पाऊंगा। वीके के बाद कई बार सेकंड स्टॉप पर उनके घर गया हूँ। डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा अच्छे कवि और समर्पित समाजसेवी थे। मैं इस समाचार को पढ़कर बहुत प्रसन्न हूँ। यदि मैं भोपाल में आज होता तो उन पर कुछ लिखता और बोलता भी। जिसने भी इस तरह की श्रद्धांजलि देने के बारे में सोचा वह भी प्रणम्य है। श्री हरि जोशी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अत्यंत आदर के साथ आमंत्रित करता हूँ अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय के सम्मानित कुलपति डॉक्टर खेम सिंह जी डेहरिया, आदरणीय डेहरिया। आज इस श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित हमारे अतिथि, मातृशक्ति और सभी विद्वजन, कुछ बच्चे भी यहाँ उपस्थित हैं। मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी, परंतु जब मैंने सम्माननीय देवन दीपक जी से आग्रह किया, बर्तुनी जी से भी, तो देवन जी से एक पुस्तक आकाश में शब्द जो काव्य संग्रह उनका है, वो उनके घर जाके मैंने लिया और सुबह लेके और दिन में पढ़ के पूरा शाम को वापस भी किया वो पुस्तक। तब जान करके प्रसन्नता हुई कि एक काव्य संग्रह में इतनी अच्छी चीज़ें सम्मिलित हो सकती हैं। और श्रद्धांजलि सभा के रूप में हम
बड़े बड़े संगोष्ठी सेमिनार में जाना होता है और देखते हैं, परंतु ये जो संगोष्ठी है, जो श्रद्धांजलि सभा है, ये जो साहित्य की सभा है, उन बड़े बड़े सेमिनारों से 1000 गुना ज़्यादा है, जो हमें बहुत कुछ सीखने और सिखाने को यहाँ पे मिलता है। कुछ कविताएं मैंने भी यहाँ पढ़ा था, बहन जी ने अभी 3-4 कविताओं का उसमें जिक्र कर दिया, जिसमें बहुत ही उनकी जो प्रसिद्ध कविताएं हैं वो यहाँ पे देखने को मिलती हैं। और उनके परिचय में हम देखते हैं कि उनकी जो विधाएं हैं कविता के लिए नहीं, उनकी लेख हैं, कहानियाँ, समीक्षाएं प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में उनको प्रकाशित हुई हैं। और 1962 में उनकी रचनाओं का प्रकाशन जो है, जैसे अभी परिचय हुआ, आकाशवाणी में 1900 से अधिक हिंदी रेडियो नाटकों में ध्वनि अभिनय और संस्कृत के नाटकों में भी उनका हुआ है। और एक प्रतिष्ठित संस्था से उनको, ग्वालियर की जो संस्था है, उनमें हिंदी से भी सम्मान उनकी सेवाओं को लेकर के मिला भी है। अभी मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, जैसे उनकी अपनी बात में खुद पुष्पेन जी ने कहा है कि जीवन में किशोर वय में उनका जो है, उन किशोरों में से उनका जीवन था जिसमें उनका जो रास्ता है स्वयं उनको खोजना था और संघर्ष भी करना पड़ता है, ऐसे उनकी कविताओं में देखने को हमको मिलता है। और उन्होंने कहा, शायद मेरी कविता में इसी कारण यह संस्कार आया है कि संघर्ष तो है पर बाधा विपदाओं का रोना नहीं है, इन सबसे परे, इन सबसे संघर्ष करते हुए आगे बढ़ता है। आगे कहते हैं, सामाजिक विसंगतियों को मैंने भोगा है, जैसे अभी राजेंद्र जी बता रहे थे और हमारे जो वक्ता बता रहे थे। तो इस देश की मिट्टी, इसके इतिहास, संस्कृति, बलिदान की परंपरा के सपूतों की कथाओं ने मुझे बहुत छुआ है। ऐसे वो कहते हैं कि कविताएं भी मेरी कलम ने रची है। तो समय के हथौड़े इतने पड़े हैं कि बुद्धि ने अपने हाथ ज़्यादा पसार लिए। तो ऐसे उनकी कविताओं में देखने को मिलता है। और अभी बटुंगी जी ने एक साहित्यकार के बारे में कहा था, और मैं उनकी जो आकाश में शब्द है उसमें कुछ जो विद्वानों की छोटी छोटी समीक्षाएं हैं 2 लाइन की, वो भी यहाँ पे बताना चाहूँगा, जिसके माध्यम से हम जान सकते हैं और ज़्यादा कुछ। देवन दीपक कहते हैं कि प्रकृति के मनोहारी दृश्यों के प्रति मंगल अनुराग का अनुबंध, सामाजिक विषमता की तीखी अस्वीकृति, विद्रूपताओं और विडंबनाओं से मुक्ति की उत्कट कामना पुष्पेन वर्मा की कविताओं की अनूठी पहचान है। कथन में सहज और तथ्य में सार्थक, ऊर्ध्वमुक्ता द्वारा दीक्षित उनकी कविताएं बिंब धर्मी भी हैं और गीत धर्मी भी है। आगे और भी कहते हैं कि पुष्पेन जी की रचनाओं में सुंदर कल्पना है, बेजोड़ बिंब है, सांकेतिकता है तथा बेजोड़ बिंब के साथ सकारात्मक चिंतन भी है। उन्होंने छंद छोड़ा है, छंदात्मकता नहीं। कभी कभी उनकी भाषा के संबंध में सपाट बयानी का लेबल लगा दिया जाता है, किंतु सपाट बयानी और साफ बयानी दोनों में भेद किया जाना चाहिए। पुष्पेंद्र जी साफ बयानी वाले कवि हैं और साफ बयानी वही कर सकता है जिसे अपने तथ्य पर विश्वास होता है। इसी प्रकार विनय मोहन जी के बारे में तो बटुंगी जी बता दिए हैं। मदन मोहन मदारिया जी जो है वरिष्ठ कथाकार, समाज सेवा के संपादक भी कहते हैं कि पुष्पेंद्र जी की कविता किसी बात विशेष से बनी नहीं है और अपनी मिट्टी की संस्कृति की गंध उनकी कविताओं में देखने को मिलती है। और पुष्पेंद्र जी को स्वर्गीय भवानी प्रसाद मिश्र ने प्रभावित किया होगा ऐसा लगता है। जैसे उनके हम देखते हैं कि प्रकृति प्रेम की कविताएं, अधिकांश जो कविताएं हैं पुष्पेंद्र जी की कविताओं में वो देखने को मिलता है। जैसे भवानी प्रसाद मिश्र की कविता में सतपुड़ा के घने जंगल मुड़ते अनमने जंगल मिलते हैं। नर्मदा प्रसाद त्रिपाठी जी के नई कविता के वरिष्ठ कवि कहते हैं और प्रहार के संपादक भी कहते हैं कि नई कविताओं में आम आदमी से जुड़ने की जो सामर्थ्य है वो पुष्पेंद्र वर्मा जी में है। ऐसे कृष्णकांत नीलोसे जी कहते हैं, कवि सुलभ कोमलता और तीखापन दोनों ही हम उनकी रचनाओं में पाते हैं। भाषा में नयापन भी है और पुष्पेंद्र जी की कविताओं पर नगरी प्रभाव भी रेखांकित किया गया है। ऐसे ही शंकरकांत शर्मा जी कहते हैं, उन्होंने अपनी आदमी की कुंठाओं, संन्यास और अभाव को शब्द दिए। तो ऐसे जो हमारे समीक्षक हैं उनके बारे में कह दिए।
तो ऐसी कई उनकी जो रचनाएं हैं, जैसे दिसंबर की भोर, अभी बहन जी ने यहाँ पे रचना पाठ उसका किया, तो ये कई जगह मैं देख रहा हूँ इसमें, तो ये काफ़ी प्रचलित इनकी कविताएं। ऐसे ही भोपाल का ताल, भोपाल के ताल के बारे में उन्होंने कहा कि भालुओं की गुर्राहट नहीं, घोड़ों की दौड़ नहीं, लहरों में कहीं कोई सनसनाहट नहीं, हवाओं में एकांत वातावरण शांत, ऋषि मुनि सा तपस्या ही भोपाल का ताल। तो ऐसे चाहे वो जल को लेकर के हो, प्रकृति को लेकर के, धूपगढ़ पर एक सांझ आपने अभी कहा है, तो कुछ कविता मैं भी छाड़ा तो वो आपने कह दिया है, तो दोबारा कहने की जरूरत नहीं है। बदले हुए हैं हम, ये कविता उनकी है। आज भी पहले की तरह पलाश हंसते हैं, सरसों फूलती है, कोयल कूदती है, भागती हुई रेल, ऊंचे नीचे होते बिजली के खंभे, नदी नालों, जंगलों, पहाड़ों, हरियाली ओढ़े खेतों, सबको एक के बाद एक के छोड़ते चली जाती है, आगे और आगे बस ऐसी ही दौड़ती भागती जिंदगी जिए जा रहे हैं हम। हंसते पलाश, फूलती सरसों, कूदती कोयल, सब जैसे के तैसे हैं, केवल बदले हुए हैं हम। कस्तूरी गंध भी एक काफ़ी लंबी और अच्छी कविता है। और 21वीं सदी मैंने भी वो देखा था, वो भी आपने कह दिया। तो ऐसे जो है काफ़ी आप देखेंगे तो प्रकृति से लेकर के और ताल तलैयों की बात हो, चाहे वन की बात हो, सब उनके जो है कविताओं में देखने को मिलता है। आपने मुझे यहाँ पर कुछ अपनी बात रखने का और उससे ज़्यादा कुछ मुझे बहुत कुछ सीखने को यहाँ पे मिला है। आपने यहाँ पे मुझे बुलाया, बहुत बहुत आपका आभार। और अपने श्रद्धा सुमन में अपने शब्दों के माध्यम से स्वर्गीय श्री पुष्पेंद्र जी को अर्पित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कुलपति डॉक्टर देहरिया जी। वस्तुतः पुष्पेंद्र वर्मा जी गुणी अथवा गुणवान ही नहीं थे, वो उत्कृष्ट गुणग्राही भी थे। मुझे एक प्रसंग याद आ रहा है कि वो 5-7 सेकंड में सुनाने का प्रयास करूंगा। मुझे याद आ रहा है आदरणीय डॉक्टर देवेंद्र जी के मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी के बाजू में जो उनका कार्यालय से हटके सभागार था, वहाँ पर भाई परमानंद जी, डॉक्टर भाई महावीर जी के पिताजी के स्मृति में एक कार्यक्रम किया था। तो वहाँ उस कार्यक्रम में मैंने करीब 15-20 श्लोकों की रचना की थी भाई परमानंद जी के बारे में। और आदरणीय भाई साहब राजेंद्र शर्मा जी के पेपर में स्वदेश में उसी दिन वो प्रकाशित भी हुए थे और वहाँ प्रस्तुत भी किए थे, वितरित भी किए थे। और भाई परमानंदम नमामि हम के रूप में, और उसका सस्वर मैंने गायन करने का प्रयास किया था। तो जैसे ही मैं गायन करके नीचे आया, संचालन आदरणीय दीपक जी कर रहे थे, और जैसे ही आया डॉक्टर मुरलीधर जोशी जी भी थे शायद उसमें, तो अक्षय जी ने सबको वितरित किए थे, करवाए थे। तो जैसे ही मैं मंच से नीचे आया, और सबसे पहले जो मुझे वाह वाह शाबाश गोस्वामी जी कहने वाले थे, वो डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा जी थे। तो ये उनकी गुणग्राहिता मुझे आज भी याद आ गई, आप लोगों ने स्मरण दिलाई। और इस प्रकार से श्रद्धेय पुष्पेंद्र वर्मा जी को मैं अपनी प्रणामांजलि समर्पित करता हूँ। अब आगे की गतिविधियों के लिए, प्रस्तुति के लिए मैं यह मंच सादर सौंपता हूँ नाट्य प्रस्तुति की निर्देशिका जो श्रीमती वैशाली गुप्ता जी को। आदरणीय वैशाली जी आए अपने नाट्य दल के साथ मंच में समर्पित है। धन्यवाद। हाँ, इस बीच में निर्देश हुआ है, कोई परिवार का सदस्य जैसे पुष्पेंद्र जी के सुपुत्र हैं या बेटी दामाद कुछ कहना चाहें तो संक्षेप में आइए, स्वागत है। सुपुत्र। आप सभी का आभार कि आप लोगों ने ये प्रोग्राम अरेंज करा, पापा को याद किया। जिंदगी में सहज और सरल रहना कितना कठिन है और कठिन रहना कितना आसान है, ये पंक्तियों का अर्थ जो है वो पापा की लाइफ से ही समझा। उन्होंने जो कुछ सिखाया आज उसी का अनुकरण कर रहा हूँ,
उसी के सहारे चल रहा हूँ। और बाकी में ये पाया मैंने कि यदि अपन सरल रहो तो लाइफ में बहुत मस्ती है, ज़्यादा कठिन रहने में उतना ही मुश्किल हो जाता है जीवन जीना। अक्सर पापा को याद करता हूँ तो एक प्रसंग हमेशा याद रहता है। मैं बाहर कोचिंग में पढ़ाता रहता था, उस समय बरामदे में ही लगा करती थी मेरी क्लास। वो अपने रूम में अंदर रहा करते थे, कभी भी बस वो एक थोड़ा सा दरवाजा खटखटाते थे और एक ऐसा हाथ करके बुलाते थे। मैं चाहता था, मुझे लगा कि शायद कुछ काम है पापा, बस वो बुलाते थे और गले से लगा लेते थे। बस 5 मिनट गले से लगाया और बोलते थे जाओ बेटा अब अपना काम करो। वो बात कभी भूल नहीं सकता। आज मेरा बेटा भी इतना बड़ा हो गया है, लेकिन आज कभी उसको गले से लगाता हूँ तो वही बात याद आ जाती है। आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि आपने इतना अच्छा प्रोग्राम अरेंज किया, आपको याद करने का मौका दिया। थैंक यू। आदरणीय वैशाली जी, आइए, स्वागत है। बेटिया बोले। हमारे वरिष्ठ, हमारे सभी परिवार के सदस्य, उपस्थित सभी बच्चे, जैसा कि देवेंद्र जी ने बोला कि यहाँ सब परिवार या परिवार जैसे ही है, तो मैं बिल्कुल अनौपचारिक रूप से ही बोलूँगा। देवेंद्र अंकिल जैसे और न्यास के गोस्वामी साहब और यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य हमारे वरिष्ठ लोगों ने उनके रहते तो उनको हमेशा याद किया ही है, क्योंकि आप सबके नाम हमने अपने फादर इन लॉ से सुने हैं और आज इतने साल गुजर जाने के बाद भी उनको याद रख रहे हैं, निभा रहे हैं। ये हमारी और हमारे बाद की जनरेशन को सीखने की जरूरत है कि 15 साल हो जाए, 20 साल हो जाए या 100 साल निकल जाए, हमें अपने से जुड़े हुए हर एक अच्छे व्यक्तित्व को जब तक जीवित है याद रखना चाहिए और उनकी कही हुई हर अच्छी बात का अनुसरण करना चाहिए। मैं लंबाई नहीं पूछूंगा, मैं अपने दिल की गहराइयों से ईश्वर साहब को श्रद्धांजलि देता हूँ और एक छोटा सा उदाहरण प्रस्तुत करूंगा। उस समय जब मोबाइल नहीं हुआ करते थे, हमारी शादी की बात चल रही थी, लैंडलाइन पर बात हुई और हम सेकेंड स्टॉप के घर जो रहते थे वहाँ देखने के लिए आने वाले थे, मिलने के लिए सबसे। अब घर ढूंढने में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था, तो उन्होंने मुझे ये सजेस्ट किया कि एमटीवी का ऑफिस भी है मार्केट के जस्ट सामने है, तो वहाँ मैं मिल जाऊंगा। और वो खुद नीचे उतरकर धीरे धीरे चलते हुए वहाँ आए। व्यक्तित्व तो ऐसा था जो अपने आप निखर के आ जाता था, यकीन मानिए मैं पहचान गया कि यही होंगे। तो जो नहीं जानता वो भी पहचान जाए, वो चमकता व्यक्तित्व उनका था। और यहाँ आने के पहले जब मैंने मेरे पापा जी से पूछा, पापा सबसे अच्छा क्या लगा, तो उन्होंने एक लाइन में यही बोला था, बेटा वो पापा से मिलकर बहुत अच्छा लगा। और हमारा जो गांव है पुश्तैनी, हमारी वाइफ सुचिता ने भी फील किया है कि उस गांव जाते हैं तो हमारे जो ताऊ जी के बेटे या जो भी रिलेटिव्स हैं वो पापा को अक्सर याद किया करते थे, पापा कैसे हैं, उनसे मिलने की बहुत इच्छा होती है। तो वो भीड़ से अलग रखना और वो चमक व्यक्तित्व उनका था जो अलग निखर के चमक के उभर के आता था। उनको कोई इसके लिए एफर्ट नहीं लगाना पड़ता था। एक बार मैं यहाँ न्यास से जुड़े हुए सभी लोगों को और यहाँ उपस्थित सभी वरिष्ठ लोगों को तहे दिल से मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ कि इतने समय गुजर जाने के बाद भी उनको इतना सम्मान दिया। और आप सबसे हम भी ये बात सीखेंगे और आगे इस चीज़ों को निभाएंगे भी कि हर अच्छे व्यक्तित्व को याद रखें और अपने आने वाली पीढ़ी को भी सिखाएं। धन्यवाद।